कॉलेज में भी आप खुद ही से लगे रहते थे पढ़ाई करने में, इस सारी चीज़ों में, कि ठीक है, हाँ ठीक है, चल रहा है, ऐसा टाइप से रहता था? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन हो सकती है कि नहीं? डेफ़िनेटली हो सकती है कॉलेज के साथ प्रिपरेशन, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज में इतना प्रेशर रहता है। अगर आप आराम से 1.5 इयर्स या 2 इयर्स, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स इतने आ ही गए हैं, आपका अनअकैडमी इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को मिल जाती हैं सारी सर्विसेज़। तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चों के लिए इतना हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाया गया वही तो आना है। ठीक है? जो कॉलेज में 4 साल में पढ़ाया गया वही आना है। तो अब लोगों को क्या रहता है कि एक स्ट्रीमलाइन्ड प्रोसेस मिल जाए, ठीक है? तो अगर आपके पास 1 एंड अ हाफ ईयर या मैं कहूँगा 2 इयर्स अगर हैं, तो आप प्रॉपर्ली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आराम से आपका निकल जाएगा। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कॉलेजेस में इतना प्रेशर रहता है क कि आपको जो पढ़ाई करनी ही करनी है, और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई अलग पढ़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, वो कॉलेज के लिए भी काम आनी है। तो आई थिंक आराम से निकल सकता है। द ओनली थिंग इज़ आपके अंदर ललक होनी चाहिए करने की। आपके अंदर वो होना चाहिए जज़्बा कि हाँ, हम करना चाहते हैं। बस कर लेंगे वो तो बाद में आएगा, जब आप हुँ। पढ़ाई करोगे। बस करना चाहते हैं तो हाँ, कर ले जाओगे। ये मेरी कर ले थिंकिंग जाएँगे। है। तो सर अभी जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि हुँ, ये आने ही वाला है गेट एग्ज़ामिनेशन, तो लोगों हुँ। के साथ ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप कैसे उन चीज़ों को डील करते थे? क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम अभी उनके साथ कि भूल रहे हैं सर, भूल रहे हाँ। हैं। तो ये भूलने वाली दिक्कत को कैसे ठीक किया जाए? भूलने वाली दिक्कत की सबसे बड़ी रेमेडी जो है, वो ये है कि आप लोगों को आपने एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया। अब जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों ने अपना कोर्स तो खत्म ही कर लिया सबने। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपना कोर्स एक बार कंप्लीट कर लें, तो उस सब्जेक्ट के थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लें, एटलीस्ट फ़ॉर्मूले, और वो फ़ॉर्मूलाज़ हैं या फिर जो बेसिक थ्योरम्स हैं, वो बना के रख लीजिए। जब भी आपको समय मिले, आप जैसे ईडीसी आपने कंप्लीट कर ली, अब आप नेटवर्क पे जा रहे हैं। जब आपका नेटवर्क हो जाए, तो ईडीसी एक बार वही नोट से रिवाइज़ कर ली। वैसे अगले सब्जेक्ट में गए, तो नेटवर्क के नोट्स रिवाइज़ कर लिए, ठीक है? फिर ऐसे कर के धीमे होके बिल्ड अप कर लीजिए। साथ ही साथ विदिन अब जैसे गेट आने वाला है, तो दिसंबर और जनवरी का मंथ आप कोई भी कहीं से भी क्वेश्चंस निकालिए, प्रीवियस ईयर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। प्रैक्टिस आप कर ले जाएँगे, तो सबसे अच्छी बात है, और आपको प्रैक्टिस ऐसे चीज़ों काफ़ी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आपको ऐसी सर्विसेज़ भी मिल जाएँगी, जो आपको बिल्कुल गेट की तरीके से स्टिपुलेटेड एनवायरनमेंट देंगी, वैसे ही कैलकुलेटर देंगी, वैसे ही क्वेश्चंस पूछेंगी। तो उन एनवायरनमेंट्स में भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। हुँ। तो मैंने देखा है जो फर्स्ट टाइम लोग गेट देते हैं, उन लोग को चैलेंज होता है वो वाला कैलकुलेटर यूज़ करने का, क्योंकि आपका हाथ सेट होता है नॉर्मल कैलकुलेटर में। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस स्टिपुलेटेड एनवायरनमेंट पे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में भी अपना हाथ सेट करिए। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर ही करेगा, तो उसको फास्ट करनी है। तो एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से है कि जैसे-जैसे आप टेस्ट देते रहेंगे, आपको अपनी वीकनेसेस खुद रियलाइज़ होती रहेंगी। ठीक है? तो ये 1 एंड अ हाफ मंथ तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। जैसे ही आप और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसके बाद जो आप नोट्स बनाते हैं ना, आपको मेजॉरिटी चीज़ें उन नोट्स में मिल जाएँगी, जो आप बना रहे होंगे, और उनसे आप क्वेश्चन करिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नोट्स में नहीं है, ठीक है? तो आप अपने नोट्स अपडेट करते रहिए, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप नोट्स अपने अपडेट करते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे, बाय द टाइम जब गेट होगा आपका, आप 90 टू 95% प्रॉपर फंक्शनिंग होंगे उस एग्ज़ाम के लिए। बहुत सही है सर। मतलब वही है ना, अभी हुँ, लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं ना, कि वो ना कन्फ्यूज़ भी क्या ही बोलूँगा, सब लोग इस फ़ेज़ से जाते हैं कि हाँ, भूलने वाला फ़ेज़ रहता है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए करके। पर सर आप जैसे अभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हर चीज़ एकदम चिल रह गया, मतलब अच्छे से करते-करते। आप ये बताइए कि स्ट्रगल फ़ेज़ में आप क्या-क्या कहेंगे? आपने अच्छा। क्या चीज़ों को फ़ेस किया है? स्ट्रगल फेज़ में मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल जो मैं कहूँगा, जब मैं आई वाज़ वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि मैं 2018 में मेरा क्लियर हो जाएगा। हुँ। तो मेरे को जो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो रहा, वो ये था कि
पढ़ाई से तो मुझे मतलब कि कांसेप्ट से ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे हुँ, कुछ समझ में ना आ रहा हो। हुँ, हुँ, तो हाँ, समझ में सब कुछ आया, जहाँ-जहाँ मैंने पढ़ा वो सब समझ में आया। स्ट्रगल कभी-कभी ये रहती थी कि कॉलेज के साथ जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। कभी-कभी नहीं मिलता था क्योंकि प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, हुँ, हुँ, तो पढ़ाई नहीं रहती। कभी-कभी ये भी रहता था कि अदर डिस्ट्रैक्शंस जैसे आपने बात करी वो भी मेरे लिए शुरुआत में स्ट्रगल था, बाद में तो स्ट्रीमलाइन्ड हो गया था। मैं बाकी स्ट्रगल्स को डील अप करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ना कि उस चीज़ को तुम और ज़्यादा करो। जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है उतना करो जब तक तुम उससे ऊब ना जाओ। ऊब जाओगे ना तो फिर जब तुम उससे ऊब जाओगे तुम वो करोगे नहीं। फिर तुम्हारा खुद ब खुद दिमाग दूसरी जगह लगने लगेगा। तो मैं ये काफ़ी चीज़ों के साथ किया। तो मुझे को फिर पढ़ाई रिलेटेड और स्ट्रगल तो मुझे और कोई फेस हुआ नहीं। आई डोंट थिंक सो मैं इसका हुँ, आंसर और कुछ दे पाऊँगा। हुँ, हुँ, हुँ। या सर अच्छे से आपने चीज़ें बताई। बस मैं ये कह रहा हूँ ना कि ऐसा ना हो कि लोग डिस्ट्रैक्शन के करते ऊबने के बजाय आदत लग जाए उनको। आदत लग तो जाए। ये भी एक बड़ी हाँ, दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स के हाँ, ये भी साथ। एक बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत। बात मैं इसलिए बोला ना मोबाइल, है ना? तो आपने जैसे बोल हुँ, दिया, अब बोलेंगे मोबाइल में बहुत वो है, लगे हुए हैं, अब वो आदत ही हो गया। अरे सर अब तो छूट ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी नहीं है हुँ, कि आप ये सब हाँ, करेंगे। सर आप ये बताइए कि आपका वो कैसा था, मतलब इंटरव्यू का सेशन कैसा था जो आपका हाँ। यूपीएससी के साथ रहा था? तो 2019 का तो इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा। हुँ, तो 2019 में तो सबसे पहले तो आपको अंदर जाके पूरा ग्रीट-रीट अच्छे से करना होता है। हुँ, 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 4 पैनल मेंबर होते हैं। मेरे केस हुँ, में सत्यवती मैम थी। हुँ, काफ़ी सीनियर आईएएस ऑफिसर थी, एजीएमयूटी कैडर की। तो बाकी जो होते हैं वो काफ़ी बाकी जो 3 फैकल्टीज़ होती हैं काफ़ी रेप्यूटेड एनआईटीज़ या आईआईटीज़ की फैकल्टी रहती हैं। सो आप उनको बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते अपनी टेक्निकल नॉलेज से। दे आर वेरी मच पोजेस्ड विद द नॉलेज। सो वहाँ जाते हैं, प्रॉपर्ली ग्रीट करते हैं, डरता हूँ, बहुत आदमी डरते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा डरा था क्योंकि वो बिल्कुल चरम सीमा होती है, सिलेक्शन सब उस पे डिपेंड करता है अब, तो डर लगता है। लेकिन जब वो आप अंदर एंटर करोगे ना, इतना काम एनवायरनमेंट रहता है, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं। ऐसे जैसे हम लोग कैजुअली अभी बात कर रहे हैं, ऐसे ही कैजुअली बात करनी है। ऑब्वियसली थोड़ी रिस्पेक्टफुल टोन में, लेकिन कैजुअल। ऐसे नहीं कि आप का डर रहे हो, वो आपको काम करेंगे, आपके आगे वो आप पानी रखा होगा, आप पीजिए, वो आपको कहेंगे आप पीजिए, आप काम रहिए, अपनी कंपोज़िशन मेंटेन करिए, वो आपको जज नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि बच्चा इतनी तैयारी करके आया है, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक्सपेक्टेशंस अब रियलाइज़ होने के लिए यही स्टेज है तो डर लग रहा है, तो वो आपको फुल ऑन काम करते हैं। वो जोक्स मारेंगे, आप हँसिए, ऐसा नहीं है कि आप हँस नहीं रहे हैं। जो वो हँसी है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल मूड ठंडा हो जाए। फिर वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, वो पूछेंगे कि हम स्टार्ट करें? रेडी हुँ, हैं? हाँ, ठीक हुँ, है सर, आप हुँ। स्टार्ट करो। आपके तो साथ क्या हुआ पहले था तो सर जैसे आप गए थे तो? हाँ। हुँ, तो जब हम अंदर गए तो पहले तो वही सब वो तो हर जगह जब आप कहीं पे भी गाइडेंस लोगे या फिर कोई वीडियो देखोगे तो यही होता है कि हुँ, हुँ, आप चेयर के लिए पूछिए, बैठिए उस पे, सारी फैकल्टी मेंबर को विश करिए और फिर उनका पहला ही क्वेश्चन आता है अपने बारे में बताइए। तो क्लियरली और कंसाइज बताइए। ये नहीं पूरी कहानी शुरुआत से कहाँ पैदा हुए हैं, कौन मेरा दोस्त था, ये सब नहीं बिल्कुल बेसिक चीज़ें, कहाँ कॉलेज क्या है और ऐसे स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आपने अपनी स्कूल के बारे में सबसे बता रहे हैं, जहाँ पे आप हैं उससे अपोजिट ऑर्डर में। अभी जैसे मैं था बीएल में जॉब कर रहा था, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं बीएल में जॉब कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और इसके पहले मैंने जेपी से 2017 इस ब्रांच से पास आउट हूँ और फिर मैं स्कूलिंग यहाँ करी है। ठीक है? तो ऐसे बोलना है। उसके बाद उनके काउंटर क्वेश्चन्स आते हैं, आपके मेरी जॉब प्रोफाइल पे आए थे। तो वो काउंटर क्वेश्चन्स ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल अचंभा दे दिया क्योंकि उनका जो एमओ है उनकी गन का वो सारा एमओ आप दे रहे हो, सारा एम्यूनिशन आपकी तरफ से आ रहा है। सो एम्यूनिशन अगर आप उस क्वालिटी का दोगे जिससे आप उसको टैकल कर सको तो आपको उसी तरीके का एम्यूनिशन देना है। तो मेरे केस में मैंने उनको वही एम्यूनिशन दिया जिसको मैं टैकल कर सकूं। तो जब मैंने बोला कि मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की इस डिवीजन में जा रहा हूं तो वो डिवीजन कुछ टेक्निकल नाम है तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपने तो एम्यूनिशन दे दिया, वो फायर करेंगे, अब नहीं बच पाए तो गए। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे मैंने बताए। उसके बाद सत्यवती मैडम वो और जो पहले जो मैम होती हैं जो या फिर जो आपके मेन चेयरपर्सन होते हैं, वो जो होते हैं वो
ज़रूरी नहीं है कि वो तो होते नहीं है, प्रोफ़ेसर्स तो होते नहीं है, वो होते आईएएस, आईपीएस या फिर कर्नल का काफ़ी सीनियर ऑफ़िसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व करके आते हैं। सो उनके पास काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज रहती है और काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज रहती है तो आप जिस एरिया से हैं या आप जिस डिवीज़न में काम करते हैं या आप जिस कंपनी में काम करके आए हैं, और कंपनी अब जैसे हमारी कंपनी पीएसयू थी और वो गवर्नमेंट के लिए है, काम करती है, तो वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे और जनरलाइज़्ड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मेरे केस में जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है गवर्नमेंट के लिए? तो ऐसे करके क्वेश्चन्स भी आपको रेडी करने हैं कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमको यही नहीं पता कि उसका उसका काम क्या है। तो ये तो लाइक इट्स आप अपने आप को ही हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी वो जनरलाइज्ड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी भी पूछते हैं। ठीक है, तो आपको अपने ओपिनियन्स बताने, ऐसा नहीं और ऐसा भी नहीं करना है कि आपको हार्ड लाइन ओपिनियन बताना है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बताना है या गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा प्रो जाना है। तो मीडियम रास्ता ही हमेशा अपनाना होता है। तो ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछते नहीं है कि आपको किसी बेंड होना चाहिए। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो जैसे वुमन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ लिया। ठीक है? तो ठीक है, आपके व्यूज़ क्या हैं, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है? तो आप अपने व्यूज़ बताइए, वो उसपे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, तो आप बताइए। नहीं बता पाए, ओके, आगे बढ़िए, नहीं आता मुझे, ठीक है? आई डोंट नो या फिर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू थिंक रिकॉल राइट इट नाउ, दैट। तो हाँ, ठीक है। तो वो आप बोलेंगे, वो चिल हैं उसके साथ। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्या है? ऐसा नहीं है, तो वो उनके आपको फेस से भी नहीं दिखेगा। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उनका रिएक्शन मत पढ़िए, कि जैसे कि अगर उन्होंने थोड़ा भी फ्राउन किया है, तो आप डरो मत, क्योंकि वो उसको नोटिस कर लेंगे कि आप उनके चेहरे पे फ्राउन देख के आप डरे हो। तो फिर वो आपका पूरा इंटरव्यू खराब कर देगा, क्योंकि ये मेरे साथ 18 में हुआ था, मुझे पता है, फेशियल क्लूज़ पढ़ ही नहीं है। आँखें आपकी खुली हैं, लेकिन वो असली में बंद होनी चाहिए। म आपको हुँ, हुँ। जो क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसका आंसर करना है, आपको जज नहीं करना कि वो क्या कह रहा है, अरे उसने ऐसे कर दिया। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं जज हो गया, चुप हो गया, तो वो डरेंगे, वो आप समझ जाएँगे। फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए। और जब आप एड्रेस कर रहे हो, तो लाइक कि क्योंकि वो पूरा पोडियम होता है, एक तो रेक्टेंगुलर टेबल नहीं होती, सर्कुलर टेबल होती है, तो आपको सबको देख के बोलना होता है। जैसे चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन ने क्वेश्चन पूछा, 60-70% टाइप आप उनको दीजिए, बाकी 30-40% जो है बाकी फैकल्टी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए टाइम। ऐसा नहीं है कॉन्स्टेंटली मैं उनको घूर के आंसर देता रह रहा हूँ स्टेयर करके, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए। बाकी फिर जब वो हो जाती है तो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपकी फील्ड से ही रहते हैं और वही मैंने बोला जो आपने एम्यूनेशन दिया है उसी से ही पूछेंगे। अब जो मैं मेरी वर्क प्रोफाइल थी जो बीएल में वो उसी पे ही उन्होंने ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे और टेक्निकल क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है। तो अगर आपको नहीं पता है कोई चीज के बारे में टर्म, लेकिन आपने जैसे कि बहुत लोग होते हैं, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था 18 इंटरव्यू में, मैं एक दो टर्म ऐसे बोल गया कि उनके बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने उनको आंसर में यूज कर दिया। तो ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो कोई भी सामने वाला आदमी है वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको उन दो टर्म्स के बारे में पता है, वो आपको पता नहीं है तो आप कहेंगे आपने यूज क्यों किया। इससे बढ़िया यूज ही ना करो। आप सिंपल क्रिस्प आंसर अपना दो एक दो लाइन में, कहानी भी नहीं बनानी है और ऐसा भी नहीं कि वन वर्ड आंसर, एक दो लाइन में क्रिस्प आंसर दो और हर क्वेश्चन के बाद थैंक यू भी नहीं बोलना है। हुँ, ठीक हुँ, है, तो हुँ। सीधे क्रिस्प आंसर दीजिए। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, कि जैसे कि जो हमारी जो वो होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट क्यों यूज करते हैं, डीसी करंट क्यों नहीं यूज करते ट्रांसमिशन के लिए, बहुत इजी है हुँ, इसका आंसर। तो एक लाइन में इसका क्रिस्प आंसर दीजिए। आप उसको आप समझाइए मत, वो क्योंकि उनको भी पता है अगर आपने ये लाइन बोली है तो दे नो दैट यू नो। सो क्योंकि अगर आप समझाएंगे तो वो और क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, तो वो जज कैसे करेंगे आपको। ठीक है, तो मीडियम रखना है आंसर को, कहा ग्रंथ नहीं बनाने वहां पे। ठीक है, ये अच्छी बात है। और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हुए कि मुझे नहीं आता था, जैसे कि मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि टी में वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कैसे होता है, नहीं आता। सर आई डोंट नो,
या सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अगर आपको पता है और आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, फिर वो मूव ऑन कर जाएंगे उस क्वेश्चन पे। गेस नहीं मारना है, अरे यार टीडब्ल्यूटी में ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। आप वहां पे हुँ। 3-4 ऑप्शन उन्हें गेस कर रहे हो, वो पूछ रहा है आपसे, आप उनको पूछ रहे हो कि क्या आंसर सही है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए। हुँ। और अगर आपको लग रहा है कि आपको गेस करना पड़ रहा है, आप एक आंसर के साथ जाइए, उसने बोल दिया कि गलत है, तब आप पॉज़ लीजिए 1 मिनट का, सोचिए। ऐसे नहीं है कि तुरंत आपने बोल दिया, तो वो समझ जाएगा कि आप गेस करने की कोशिश कर रहे हो। हुँ, तो हुँ। ऐसे लगे कि आप सोच रहे हो, हाँ, 1 मिनट मैंने सोचा है जो आपने मुझको रिप्लाई दिया है कि हाँ, ये तुषार तुमने गलत बोला है, तुम एक बार फिर से सोचो। तो इससे क्या होगा कि वो आप उनके इनपुट पे सोच के आंसर दे रहे हो। सो दैट दैट शोज़ अ वेरी गुड स्किल कि आई हैव अ लिसनिंग स्किल एंड आई वैल्यू द ओपिनियंस ऑफ माय पीयर्स। दैट इज़ द थिंग, बिकॉज़ आप अगर इस इंटरव्यू को देखोगे, इट्स नॉट माय टेक्निकल टेस्टिंग इंटरव्यू, इट्स माय पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट मीन्स कि मैं अपने पीयर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से रहता हूँ। तो अगर आप सुनोगे, वो देखोगे, सुनोगे, वेट करोगे, समझोगे, फिर आंसर दोगे, तो ये कुछ दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी में कि मैं वैल्यू करता हूँ अपने ओपिनियंस के, आई एम अ टीम प्लेयर। सो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे चेयर पर्सन होती है, वो सारी चीज़ें वो नोटिस करती रहती है, क्योंकि वो उन्हीं सारी चीज़ों से बाहर आई हैं, तो उनको पता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ द थिंग्स है जो अब लोगों को फोकस करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा एलैबोरेट किया सर, हुँ, क्योंकि लोगों को ना पता ही नहीं रहता है कि किस तरीके से किया जाता है, एंड दे आर लाइक कि हुँ, एक ही बार में हो जाए। इसीलिए ना एक बार में अगर आप पहले ही बार में कुछ नहीं किए हो प्रैक्टिस वगैरह, और आप सोच रहे हो कि हुँ, इंटरव्यू देने चले जाएंगे, तो दैट मेक्स इट रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कैसे देना है वो। इसीलिए तो मैं हंसा ना कि सर ये भी हो सकता है क्या सर, मतलब हाँ, ये भी कर सकते हैं क्या। हाँ, तो दे आर लाइक कि बहुत बहुत गड़बड़ हो जाता है हाँ, ये। तो मैं एक्चुअल में कहूँगा कि ना आपको मतलब लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ लोग, मैं मान रहा हूँ कि पहले से बिल्ट अप रहते हैं लोगों से बात करने के लिए, पर सब लोग नहीं रहते हैं हुँ, कि कैसे बात किया जाए। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ है प्रॉब्लम किसी भी टाइप का, आप लोग बताइए, हम लोग जो भी कोशिश कर सकेंगे करेंगे मेंटर करने के लिए। जब भी आप लोगों का पेपर निकले, सारे स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कुछ रहे तो आप लोग बताइए। हम लोग भी देखते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ भी रहता है तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये तो आपका फिर पूरा इंटरव्यू वगैरह आ गया, आपका वो फेज कैसा हुँ, था कि हाँ भाई सिलेक्ट हो गए, वो जो रिजल्ट वाला टाइम कैसा था, जिस दिन आया था, आप कहाँ हाँ, थे, हाँ, क्या हाँ। हुआ था? हम्म। उसके लिए उसकी भी अच्छी स्टोरी है। 25th ऑफ अक्टूबर मेरे को अभी भी याद है। उस दिन मैं बीएल से घर आया था छुट्टियों के लिए, दिवाली की। हम्म। तो 25th अक्टूबर 2019 मोमोज खा रहा था मैं। हम्म। फिर मेरे दोस्त का कॉल आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। हम्म। तो फिर हाँ, फिर मैंने चेक करी लिस्ट, तो अच्छा, काफी अच्छा था। घर पे आया, घर पे सबको बताया, काफी अच्छा माहौल था। दिवाली का समय भी था, तो मिठाइयाँ पहले मिल गई दिवाली के। हम्म। तो वो काफी अच्छा रहा, काफी खुश भी थे, और सबसे अच्छी बात थी कि रूममेट का भी हो गया। हम्म। तो वो वाली ऑकवर्ड फीलिंग भी नहीं आती है, यार एक का हम्म। हो गया, एक का नहीं हुआ। हम्म। तो वो ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आती है। तो दोनों लोग हो गए, दोनों लोग बहुत खुश थे। हम्म। सबसे अच्छी बात ये थी कि फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के बीच में थे। हम्म। तो बाहर गए, पार्टी आर्टी करी, एंजॉय किया। अ, फिर आई थिंक उसके बाद जो मेरी लाइफ थी, फिर तो मेडिकल आ जाता है, तो वो तो चलता ही रहता है, वो तो प्रोसेस है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन या काफ़ी अलग चीज़ आती है, काफ़ी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मेरे को कहूँगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हुआ कि जो चीज़ मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा था, वो हम्म। फाइनली हो गई है। सो एक बकेट लिस्ट में एक टिक मार सकते हैं कि लाइक हम्म। या कि ईएसई क्वालीफाई कर लिया। अच्छा, अच्छा। सर, हाँ, ये तो मतलब वही बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने साल से जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका ऐसा हो जाए। हुँ, सर, ये जैसे अभी आपका ये है प्लान, तो आपका भी मतलब सिविल सर्विसेज की तरफ चालू हो गया, क्योंकि अंकुर सर का तो हो चुका है। उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया अनअकैडमी का। आपका भी कुछ ऐसा प्लान है उधर करने का, कैसा चल रहा है? नहीं, मैं आपको बोला ना कि मैं मेरा झुका उससे आपकी अगर बात हुई होगी, तो वो तो उसकी तो अलग ही थिंकिंग है। मेरी हम्म। थिंकिंग हमेशा से, मैंने आपको बोली है, मिडल वाली। हम्म। मुझे इंजीनियरिंग का भी काम करना है और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव भी। तो सिविल हम्म। सर्विसेज में वो अटेन नहीं हो पाएगा। हम्म। हम्म। सो अभी तो मेरा माइंड जो है वो तो यही है कि यहीं पे ही रहेंगे। हम्म। ऐसा कुछ नहीं, उधर नहीं जाना। ऊपर से उधर वर्क भी बहुत ज़्यादा है यार। हम्म। यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। ये वर्क सही है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेटर है।
अच्छा, सर आपने ना एक अच्छा पॉइंट कह दिया मेडिकल के बारे में। क्या है ना, कई हुँ, स्टूडेंट लोग, अच्छा हुआ मेरे को एक ध्यान में आ गया कि कई लोग स्टूडेंट लोगों को ना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर मेडिकल में क्या होता होगा, आँखों के चश्मे मेरे ऐसे हो गए हैं। तो वो सारी हुँ। चीज़ों को आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें देखी जाती, कैसा होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ मेडिकल का। हुँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके विदिन 20 डेज़ आपकी डेट सेट कर दी जाती है कि आपका मेडिकल कहाँ होगा। तो मेडिकल कराने की यूपीएससी सिर्फ़ रिज़ल्ट देने तक का उसका काम रहता है। मेडिकल का काम जो है वो रेलवेज़ का है। रेलवेज़ क्या करता है, उनके खुद के खूब सा अब 2020 में पता नहीं चेंज हो जाए क्योंकि रेलवे ने अपनी वैकेंसी हटा दी है, तो हुँ, मैं नहीं हुँ। कह सकता। लेकिन अभी तक प्रोसेस यही होता है कि रेलवे के हॉस्पिटल्स में हर दिन सारी ब्रांच के कुछ-कुछ बच्चों को बुलाया जाता है, लाइक ये 25th जैसे कि जैसे मेरा था, मेरे केस में मेरा 20th को मेडिकल था, तो उसमें मैकेनिकल वाले भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी थे, इलेक्ट्रिकल वाले भी थे, सिविल वाले भी थे, उस जोन के। जैसे मेरे केस में मैं यूपी लखनऊ का हूँ, तो यहाँ पे सबसे पास जो था गोरखपुर था। तो गोरखपुर में जो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया सबको। सुबह एक समय दिया जाता है, उस समय आपको पहुँचना होता है और फिर वहाँ पे मेजॉरिटी कुछ टेस्ट होते हैं। एक सबसे आपका आई टेस्ट होता है। आई में -6 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर इश्यू होता है। -6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं रहते हो। सिर्फ इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज के लिए एलिजिबल रहते हो। उसके बाद अगर आप कलर सर ब्लाइंड हैं। थोड़ा-सा वॉइस ना वो ब्रेक हो रहा है। उधर से है क्या कि बैटरी वगैरह का तो इश्यू नहीं है? अब सही आ रही है? हाँ, अब सही है। ठीक है सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक्स-रे लेते हैं चेस्ट का। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद यूरिन सैंपल लेते हैं। उसके बाद आपका जो ईयर का टेस्ट होता है, ईयर का, और वो थोड़ी बहुत देखते हैं। फिर एक जो आपका आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट ही मेन सबसे होता है। उसमें 3 कंडीशंस हैं। प्रॉपर हैं आप, तब तो बात ही खत्म। प्रॉपर मतलब -6 से कम है आपकी पावर, और अगर आप चश्मा लगाते हैं। सर सॉरी अगर नहीं बीच है। में रोकूँगा मैं। एक बार एक हाँ, स्टूडेंट ने पूछा था, सर मेरा पावर बहुत ज़्यादा है, मैं ऑपरेशन करा के आ सकता हूँ क्या? मतलब लेसिक सर्जरी या हाँ, स्माइल अब वगैरह मैं करवा बता ले तो? हाँ। हाँ, लेसिक और स्माइल अलाउड है। लेसिक और स्माइल अलाउड है फ्रॉम द डेट ऑफ द अ, टेस्ट के 1 साल पहले होना चाहिए। अब जैसे कि मैं 25th ऑफ अक्टूबर को आया, तो 25th ऑफ अक्टूबर के 1 साल पहले ये कहीं क्लियरली मेंशन्ड नहीं है कि 1 ईयर प्रायर टू व्हाट? 1 ईयर प्रायर टू नोटिफिकेशन या 1 ईयर प्रायर टू सिलेक्शन? तो ये मेरे को भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा ही है कि 1 साल पहले होना चाहिए, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पॉट्स आपकी आँख में रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जिनसे मैंने पूछा है, वो लोग कहते हैं 1 ईयर प्रायर टू द टेस्ट। जैसे मेरा 20 नवंबर 2019 को था, तो 20 नवंबर 2018 के पहले मैंने वो टेस्ट वो करवा रखा हो, लेज़िक या स्माइल। सिर्फ लेज़िक और स्माइल ही करा सकते हैं, आईसीआर, आईओआर नहीं करा सकते। लेंस नहीं लगवा सकते आँखों के अंदर। हुँ। उसके उसके बाद आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे फॉर्म के लिए, उसके लिए, तो वो करवाना भी नहीं है। लेज़िक और स्माइल करवा सकते हैं आप, लेकिन वही मैंने बोला ना 1 साल पहले। दूसरी चीज़ जो है, कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए आप। अगर कलर ब्लाइंड रहते हैं तो भी इश्यू आता है। आपको ये रेलवे स्टोर सर्विसेज़ ही मिलती है। उसके बाद आई थिंक, और उसके बाद -6 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। -6 इंक्लूडिंग स्फेरिकल पावर और सिलिंड्रिकल पावर, दोनों मिला के, ठीक है? अगर उससे कम है, -6 है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर -6 से ज़्यादा है, तो सिर्फ रेलवे स्टोर सर्विसेज़ ही मिलेंगे आपको। बाकी उसके बाद एक फुल बॉडी टेस्ट होता है, जिसमें हाइट, वेट आपका वो, और वो सब मेज़र करते हैं। ये होता है सुबह शुरुआत होता है, और फिर बाय 5 ओ क्लॉक खत्म हो जाता है। आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, जब वो आपको बताते रहते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, और वो सब क्योंकि सारे बंदे आते हैं, सब टेस्ट कराने आए होते हैं, तो वो आपको और एक पर्सन वो असाइन कर देते हैं कि ये बंदे के साथ आपको जाना है हर जगह, तो वो आपको लेते हुए जाता रहता है। आप सारे टेस्ट करवाइए, वापस आइए, फिर आप लोग चले जाइए। वो सब बाकी सारा काम उनका है, रिपोर्ट भरने का, और वो सब काम उनका है। वहाँ पे डॉक्टर जो है वही सारी रिपोर्टें भरेंगे, आपको नहीं दिखेंगी, वो सारी रिपोर्टें भरेंगे। आप कौन-सी सर्विस के लिए एलिजिबल हो, वो भी वही भरेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वो चले जाएँगे, आप वापस आ जाइए। बस इतना टेस्ट होता है मेडिकल का।
सर आपने कभी और ऐसा विद सुना है इन कि कोई मेडिकली अनफिट हो जाए तो क्या किए करा जाए, किस टाइम पे, मतलब क्या हाँ, क्या होता होगा उसके बाद? हाँ, मैं बताता हूँ इसका क्या है। अगर आप मेडिकली अनफिट हो, 2 चीज़ें होती हैं मेडिकली अनफिट में। जैसे कि मैं आपको कलर ब्लाइंडनेस बता रहा हूँ, वो तो सही नहीं हो सकती, ठीक है? तो आप अनफिट हो गए हो या फिर आपकी पावर ज़्यादा है तो अब हो गए हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट मौका देती है एक बार। तो आफ्टर सम टाइम जब रिज़ल्ट आता है कि आप अनफिट हो, मतलब फर्स्ट रिज़ल्ट नहीं, वो रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, सिर्फ़ आप अनफिट हुए, आपको एक लेटर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अनफिट हैं। आप विदिन आई थिंक 7 डेज़ होता है, विदिन 7 डेज़ आप अगर आपको इसके खिलाफ कुछ अपील करनी है, करिए। अगर आप अपील करते हैं, तो विदिन सम टाइम आपको फिर से बुलाया जाता है टेस्ट के लिए। अगर आप उसमें फिट हो गए, तो ठीक है, अगर आप उसमें अनफिट हो गए, तो अब आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है, जिसमें सबको पता चल जाएगा कि कौन फिट है, कौन अनफिट हुआ है। ये होता है पूरा प्रोसीजर। तो एक बार आप अपील कर सकते हैं, ये मुझे पता है। ओके। हुँ। मतलब और अगर सर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? मतलब आप कुछ और देखिए, ऐसा कुछ होता है कि कुछ मिलता है उसके बाद भी मेडिकली अनफिट वाले के बाद, कि आपको नहीं, इस मेडिकली अनफिट के बाद मैंने बोला ना, वो डिपेंड उसमें जब वो बोलेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब आप अगर आप मेडिकल रिज़ल्ट देखोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में फिट लिखा रहेगा, किसी में लिखा रहेगा अनफिट फॉर ऑल दीज़ सर्विसेज़ एक्सेप्ट दिस सर्विस। तो सिर्फ़ ओके। आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है? तो अब सिंस मैं इलेक्ट्रॉनिक डोमेन का हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ़ एक ही सर्विस थी जो वो आपकी थी रेलवे स्टोर सर्विसेज़। उसी में ही अगर आप अनफिट हो, तो आपको मिल सकती है, इन सर्टेन केसेस। लेकिन अब तो रेलवे वालों ने सीटें हटा दी हैं, तो इस बार के केस में अगर 2020 की आप बात करते हैं, तो आपको फिट ही रहना है। अगर अनफिट हुए हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। और सर जैसे वो फिजिकली डिसेबल्ड कोटा में भी आते हैं, उन सबको क्या होता होगा? वो फिजिकली वो हाँ, होता है, हाँ। उनके लिए उनका सर्ट अब जैसे कि अब आईटीएस में कुछ सीट जो थी 2020 में आई थिंक वो रिजर्व्ड हैं फिजिकली डिसेबल्ड कोटा में। तो उसमें काफ़ी तरीके के कोटा होता है, हियरिंग का है या और भी चीज़ों का होता है। हियरिंग है या फिर पैर में कोई प्रॉब्लम है, हुँ। इम्पेयरमेंट है, तो उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट प्रोड्यूस करना होता है। वो सर्टिफ़िकेट डिस्टिंग्विश्ड उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, मतलब प्रॉपर होना चाहिए आपके पास। अगर आप वो दिखाएँगे तो वो एक्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी और चीज़। एक ये है, हाँ, मुझे ये भी पता है कि जो आईज़ वाला मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको अपनी आई टेस्ट करा के लानी होती है, हुँ, हुँ। किसी हॉस्पिटल से। जब आप मेडिकल देने जाएँगे ना, तो आपको पहले से करा के लानी होती है वहाँ से। वहाँ पे भी आपका आई टेस्ट होगा, लेकिन वो रेफ़रेंस के लिए वो भी रखते हैं, तो वो वो भी भी आपको रखते लेके आना पड़ेगा। हैं, हुँ। वो भी लेके आना पड़ेगा। थैंक यू सर, मतलब बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ इस बार, बहुत अलग टाइप का डिस्कशन हुआ, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसा डिस्कस नहीं करते और लोगों के पास मटेरियल भी नहीं रहता। अब ढूंढे कहाँ से, पूछे कहाँ से कि हुँ। मेडिकल के समय पे क्या होता होगा। तो सर मेरे को तो लगता है बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोगों ने अभी आईटीएस के बारे में डिस्कशन किया, किस तरीके से कॉलेज में प्रिपरेशन करें, बीईएल का भी साथ ले लेते हुए पूरा वो कर दिए। थैंक यू सो मच सर। पर लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल मतलब अपने वो जो हिडन सीक्रेट्स रहते हैं ना, जिसके वजह से मैं ईएससी ऑफिसर बना या मैं बीईएल में जॉब कर पाया, क्योंकि लाखों लोगों का सपना है, तो आप वो कुछ इंपॉर्टेंट हिडन सीक्रेट्स बता सकते हैं हमारे गेट 21 एस्पिरेंट्स को, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट को? मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूँगा कि सिर्फ़ पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ़ साथ-साथ थोड़े बस्टर्स भी रखने हैं, क्योंकि अगर अगर आप सिर्फ़ पढ़ाई करोगे तो सिर्फ़ प्रेशर बिल्डअप होगा। तो कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिफ्रेश भी करिए, अपने आप को भी समय दीजिए। दूसरा पॉइंट मैं जो बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ मग अप वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन्हीं शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे आप और भी टेस्ट दीजिए, और जब आप टेस्ट में कोई चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो उन टेस्ट के बेसिस पे अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट करिए। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं कहूँगा जो नॉन-टेक के लिए, जैसे कि ईएससी प्रीलिम्स के लिए जो काफ़ी बा अब तो इंटरव्यू स्टेज आ गई है, लेकिन नेक्स्ट में कोई प्रीलिम्स देना चाहता है, तो जो नॉन-टेक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएँ,
तो एक बार उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तो आप बनाएँगे ही बनाएँगे। वो शॉर्ट नोट्स जो हैं, जब भी आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें, उसके बाद एक बार रिवाइज़ करें और उसके बाद आप उनके टेस्ट उन जब आपने शॉर्ट नोट बना लिया, उसके बाद दीजिए। ऐसे नहीं है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा और तुरंत आपने उसका टेस्ट दे दिया है। थोड़ा-सा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी टेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ईएसई में अगर फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, वो सब तो हम कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल में हम लोग की थोड़ी प्रॉब्लम हो आती है हम लोग को। तो नॉन टेक्निकल में मेमोराइज़ेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वहाँ पे आपकी मेमोराइज़ेशन जो है वो आपकी टेस्ट के साथ भी सॉल्व होती रहेगी। बाकी जो मैं दूसरी चीज़ बोलूँगा गेट एस्पिरेंट्स को, वो मैं ये बोलूँगा कि आप जो है, पहले तो आप उस सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में कुछ टेस्ट तो दीजिए, जो जैसे गेट होता है, जिससे आपका हैंड मतलब कि हैंडी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा गेट वालों को कि गेट में हर क्वेश्चन के लिए काफ़ी समय रहता है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। क्योंकि ये नहीं है कि मुझे ऑल 65 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? ऑल 65 होते भी नहीं है किसी से, टॉपर से ही होते होंगे मेरे हिसाब से। तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, पहले उनके क्वेश्चन टैकल करिए, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स तो सेम ही हैं। तो वो सब्जेक्ट्स क्यों नहीं उठाए जाएँ जो कि हमको आते हैं पहले, तो उन पे फोकस करिए। ईएससी इंटरव्यू वाले जो अब देंगे, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आपको कुछ क्वेश्चन्स तो पता ही हैं जो आपसे पूछे जाएँगे इंटरव्यू में। जैसे पहला क्वेश्चन है, अपने आप को बताइए, अपने बारे में बताइए। तो वो आप मिरर के सामने खड़े होके 2 मिनट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन कितना हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा वो प्रैक्टिस करने में। तो वो प्रैक्टिस करिए आप, या फिर या फिर जैसे ये अनअकैडमी है, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, उनको सामने बैठाइए और ये 2-3 बेसिक क्वेश्चंस पूछिए। तो अब क्योंकि अगर आप डायरी में लिख लेंगे, लिखने का तो एग्जाम है नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आप कॉपी में अपनी लिख लिया, उसको पढ़ लिया और देखा कि हम बोल देंगे, तो नहीं होगा, बिलीव मी, नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप शाई या थोड़े भी इंट्रोवर्ट है, नहीं बोल पाओगे वहां पे उस समय, क्योंकि नर्वस भी रहते हो। तो वाई नॉट टू गो बाय डूइंग प्रैक्टिस, बिकॉज इंट्रोडक्शन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम कर गए, तो बात ही खत्म हो जाएगी इंटरव्यू की। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर मैं उसकी बात करूं कि तैयारी कैसे करनी है, या गेट की या ईएससी की, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है कि जब आप एक सब्जेक्ट अपना पूरा पढ़ लें, तो आप कहीं से भी उठा के किसी का, कहीं से आपको किसी का मटेरियल मिल गया, या कहीं से आपको इंटरनेट में आपने क्वेश्चंस देख लिए, तो प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, आप उस सब्जेक्ट के जब आप पढ़ रहे थे तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद आप दूसरे पे मूव ऑन कर गए। नहीं, अगर आपने वो सब्जेक्ट 20 दिन पढ़ा है, तो 5 दिन आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कि आप बिल्कुल हैंडी हो जाए क्वेश्चंस में। आप इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख चुके हो कि अब कोई नया क्वेश्चन आए तो आपको पता हो, अरे हम मुझे पता है इसको टैकल कैसे करना है। तो ये वाली आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आप शॉर्ट नोट सब्जेक्ट के साथ बना रहे हैं, वो टाइमली रिवाइज करते रहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले ऐसी चीज़ है जो दिमाग में स्टिक अप नहीं करते, उसको समय-समय पे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो अगर आप फॉर्मूले रिफ्रेश कर लोगे, तो आई थिंक 70% ऑफ द गेट का सिलेबस और 50% ऑफ ईएससी सिलेबस तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। हुँ। खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूएबल चीज़ें लोगों को बताने के लिए एंड इतना सही टाइम देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का भी 2 बज चुका है और इसी 2 बार में। एंथुसियाज़्म के साथ हैं हम लोग और चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। बस एक ही एम है इस पूरे वीडियो का कि अगर एक भी पर्सन को ये चीज़ मोटिवेटिंग लगेगी, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा और कमेंट सेक्शन में हम लोगों को कोई भी डाउट रहे बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस चैनल पे आए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप हुँ, लोगों को भी, स्टूडेंट्स को, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators
right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.